देखिए, हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे थे कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है। उसके पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स और जनरल मेजर्स पे, जिसमें हमने बात कर ली थी बैंक रेट पे, रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे, सीआरआर और एसएलआर पे। इतनी चीज़ों पे हम बात कर चुके थे। अभी आज अपने को बात करना है ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। आपको ये बताया गया था कि जनरल पब्लिक जो होती है वो डील करती है कमर्शियल बैंक्स के साथ। ये यहाँ पे जनरल पब्लिक थी, मतलब ये इकॉनमी हो गई एक तरह से। ये कमर्शियल बैंक से डील करती है और कमर्शियल बैंक के बाद यहाँ हमने बनाया था आरबीआई। हमने कहा था पब्लिक का अकाउंट इसके पास होता है, कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट इसके पास होता है, आरबीआई मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। आरबीआई अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स की हेल्प से इकॉनमी में कितनी क्रेडिट रहने वाली है इसको डिसाइड करती है। ठीक, डिफरेंस बताया था आपको। क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब जो पूरी इकॉनमी पे एक साथ असर डालते हैं, हम उस पर बात कर रहे थे। क्वालिटेटिव मतलब सिलेक्टिव एरिया। अब समझो बात को, हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन अगर करें तो मैंने तुम्हें बताया था, एक तो बैंक रेट। बैंक रेट क्या थी? वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। और क्या बताया था आपको बैंक रेट के अलावा? रेपो रेट, राइट। रेपो रेट भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। डिफरेंस क्या था? बैंक रेट लॉन्ग टर्म होती है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म होती है। और क्या बताया था आपको? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है। और क्या बताया था? सीआरआर। और क्या बताया था? एसएलआर। ये इतनी चीज़ें बताई थी आपको। और इन सब का कलेक्शन हमने समझा था क्रेडिट के साथ। और बहुत सिंपल फंडा था कि अगर इन सब को इंक्रीज़ किया जाता है तो मार्केट में क्रेडिट कम हो जाती है, और इन सब को डिक्रीज़ किया जाता है तो मार्केट में क्रेडिट कम हो जाती है। अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता तो तुम इतना तो जान ही सकते हो, याद कर ही सकते हो कि इन सब का क्रेडिट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैसे भाई? बैंक रेट रेपो रेट बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई हाई रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी हाई रेट पे पैसा देगा, तो मार्केट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, उस वजह से क्रेडिट कम हो जाएगी। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दी जाए, यानी आरबीआई हाई रेट पे पैसा लेगा, तो जो फंड्स यहाँ जाने वाले थे एक बड़ा हिस्सा इधर जाने लगेगा आरबीआई की तरफ, तो मार्केट में क्रेडिट कम हो जाएगी। सीआरआर के बारे में क्या बताया था? जनता से जो भी पैसा यहाँ डिपॉजिट होने आता है वो सारा का सारा लैंडिंग में यूज नहीं हो सकता, उसका एक पार्ट आरबीआई के पास जमा कराना होता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, यानी ज़्यादा पैसा इधर देना पड़ेगा, तो मार्केट में क्रेडिट कम हो जाएगी। एसएलआर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो के बारे में क्या बताया था? जितना भी जनरल पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास आता है उसका एक हिस्सा अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, अलग करके रखना होता है। जो आरबीआई कहती है वहाँ उन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में अलग करके रखो, लैंडिंग में यूज़ मत करो। तो अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाता है एसएलआर को, तो क्रेडिट कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा अलग करना पड़ेगा, लैंडिंग में कम यूज़ कर सकते हो। एंड वाइस वर्सा, डिक्रीज करने पर क्रेडिट इंक्रीज होती है। तो एक और टूल बाकी रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, लेकिन ये सारे मैंने आपको बताए। कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को भी तो बोलो भाई। चलिए अब बात करते हैं अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो समझिए। ये भी क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक टूल है, पूरा का पूरा। कैसे टूल है वो समझिए। देखिए, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि वो सिक्योरिटीज कौन सी होती है। मैंने आपसे कहा था कि अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है स्कैम, वो देखना, उसमें इस तरीके की कई टूल्स, स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो बहुत बार यूज होगा वर्ड। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है? आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जनता को, जनरल पब्लिक को सेल या परचेज करता है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करता है, किसको? जनरल पब्लिक को। अब जनरल पब्लिक को सेल कैसे करेगा? ऐसा नहीं है कि कोई दुकान लगा के बैठेगा और इसको सेल करेगा, ऐसा नहीं होता। उसका अपना एक प्रोसेस है, चैनल है, उसके थ्रू वो सेल करता है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ क्या समझना चाह रहे हैं कि हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि आरबीआई क्रेडिट कैसे कंट्रोल करेगी इस ऑपरेशन से। गौर से सुनना। एक मिनट, क्या हुआ संजय जी? स्टार्ट हो जाएगा ये?
उस बटन को जोर से दबाइए आप। मैं आता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना भाई स्टूडेंट्स। यूपीएस नहीं किया चालू आपने? यूपीएस है ना उधर, वो चालू नहीं किया आपने? हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज का काम आरबीआई करता है। आरबीआई जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज सेल करेगी या परचेज करेगी। अब गौर से सुने, आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करता है। तो जनरल पब्लिक क्या करेगा? आरबीआई को पैसा देगा। जनरल पब्लिक का पैसा कहां पड़ा होता है? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक से पैसा निकल कर कहां जाएगा? आरबीआई के पास। तो यहां मार्केट में सिक्योरिटी जाती है और कमर्शियल बैंक के फंड्स मोबिलाइज होकर कहां जाते हैं? आरबीआई के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया या जनरल पब्लिक का पैसा इनके पास चला गया, तो मार्केट में पैसा कम हो गया, तो मार्केट में क्रेडिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। और ये सिक्योरिटी कोई छोटी मोटी अमाउंट की नहीं होती है, ये यूं होती है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, कई 100 करोड़ या कई 1000 करोड़ की सिक्योरिटी जो होती है वो मार्केट में इशू की जाती है। सारे ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू होते हैं, लीगल ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि सारा का सारा एक नंबर का काम है। तो यहां से सिक्योरिटी इनको इशू की जाती है, जो भी चैनल होगा आरबीआई का उसके थ्रू, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। यहां सिक्योरिटी जाएगी, ये पैसा देंगे इसको, इनका पैसा यहां पड़ा है। अब मान लीजिए इन्होंने 1000 करोड़ की सिक्योरिटीज बेची है पब्लिक को। पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करेगी? पब्लिक इसलिए इन्वेस्ट करेगी क्योंकि आरबीआई की या भारत सरकार की सिक्योरिटीज है, तो लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा होगा, उन बॉन्ड्स पे, उन सिक्योरिटीज पे ज्यादा भरोसा होगा कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा, या उसमें ज्यादा सिक्योरिटी है। ठीक है, तो लोग अपना पैसा लगाएंगे उस सिक्योरिटी को परचेज करने में। और 1000 करोड़ की थी मान लो, तो 1000 करोड़ कमर्शियल बैंक का निकल के कहां आया? आरबीआई के पास आ गया। अब कमर्शियल बैंक के पास 1000 करोड़ कम हो गया, तो आगे लैंडिंग भी कम होगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर उन्हीं सिक्योरिटीज को आरबीआई परचेज करना शुरू करे, आरबीआई परचेज करती है, मान लीजिए उसी ओपन मार्केट से परचेज किया जाएगा, बाई बैक जिसको बोलते हैं वो किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये सिक्योरिटीज यहां से चली जाएगी आरबीआई के पास, और आरबीआई पैसा रिलीज करेगी उस सिक्योरिटी के बदले में, इनके अकाउंट में आएगा, कमर्शियल बैंक के पास क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ओपन मार्केट ऑपरेशन को इंक्लूड करते हुए टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से क्रेडिट कंट्रोल की जाती है। ये जितने भी मेजर्स है इन सबको हम क्या बोलते हैं भाई? जनरल और क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। अभी है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन का बेटा मतलब क्या होता है? स्लो डाउन का मतलब होता है लेस डिमांड, राइट? यानी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो जब ऐसा है तो यहां अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, और जब अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, आउटपुट कम है, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या है? कम हो गया। तो सरकार को या तो गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसी जो आई थी 2 लाख करोड़ की, जिसमें 14 लाख करोड़ के करीब का लोन अमाउंट था, कि आपको उसको इवैल्यूएट करने के लिए बोला जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे स्टेप लिए जाने चाहिए इस लो डिमांड को मैनेज करने के लिए। तो भैया सिंपल सा लॉजिक है कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा और एग्रीगेट डिमांड कम, हम कैसे एफर्ट करेंगे? हम इस एडी को बढ़ाने के एफर्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के एफर्ट करेंगे। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है बेटा? एग्रीगेट डिमांड होती है बेटा CIGXM। तो अगर आपसे गवर्नमेंट के बारे में पूछे तब तो वो होगी फिस्कल पॉलिसी, वो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। लेकिन अगर यूं बोल दे एज ए आरबीआई गवर्नर आप क्या डिसीजन लोगे? गौर से सुनना, कोविड की सिचुएशन थी
और लेस डिमांड है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, उस अगर आप आरबीआई के गवर्नर हो तो उस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे? ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, या इसको हम वैल्यू बेस्ड भी बोल सकते हैं क्वेश्चन, कि उसमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू बेस्ड की बजाय इसको केस बेस्ड बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन हुआ। अब आप क्या करोगे उसके अंदर? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एक आधा बच्चा कोई बताओ, इस सिस्टम को पूरा समझा है तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे? बोलो भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेंगे। आरओआई तो एक स्पेसिफिक टर्म हुई, इसको आप क्रेडिट के सेंस में समझाओ, एक बड़े लेवल पे समझाओ। आरओआई तो हर सेगमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप मॉर्गेज लोन लेने जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होती है, आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होती है, अलग अलग स्कीम में आप लोन लेने जाते हो तो अलग होती है। आप इसे इस सेंस में समझाओ। बोलो। मतलब आप ये कहोगे। बोलो बोलो। बिल्कुल राइट। आप ऐसे जवाब दोगे कि आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे चेंज करने चाहिए जिससे मार्केट में क्रेडिट जो है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट इंक्रीज होने पर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड वापस बढ़ेगी। समझे बात को? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट की बात करता तब हम गवर्नमेंट के खर्चों की बात करते हैं, लोगों पे लगने वाले टैक्सेशन की बात करते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे क्या कहा गया कि यू आर गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ऐसी कंडीशन में आपके डिसीजन क्या होंगे? मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करता तब फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगर वो बोले ना कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तब क्या करोगे, तो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप आरबीआई के गवर्नर हो तब आप क्या कर सकते हो? आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो मेथड यूज करते हो। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर मैंने आपको समझाया। आप क्या कहोगे? ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे मार्केट में क्रेडिट बढ़े। तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम एक तरह से 6-8 महीने की अभी ज़्यादा है, तो आप एग्जाम्पल देते वक्त ये बताओगे रेपो रेट जो है उसे कम करना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट को भी कम करना चाहिए, ताकि मार्केट में क्रेडिट क्या हो? इंक्रीज हो। इसके अलावा भी कई इक्विपमेंट हो सकते हैं। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई परचेज कर पाए, हर बार कर पाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जाए तो सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाना चाहिए ताकि क्रेडिट बढ़े, या इन सारी चीज़ों को कम किया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर अभी एट प्रेजेंट 6-8 महीने की ज़्यादा है ना, इसको शॉर्ट टाइम पीरियड बोलेंगे। तो शॉर्ट टाइम पीरियड से जुड़े हुए इंटरेस्ट रेट कौन सी होती है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट होती है। तो इन दोनों को आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? एज आरबीआई गवर्नर हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को रिड्यूस करेंगे, ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक को देने के लिए फंड्स भी ज़्यादा हो और लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवा सके, ताकि पब्लिक को आरओआई कम फील हो और इंटरेस्ट उससे कम होगा तो इन्वेस्टमेंट उससे बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड उससे इंक्रीज होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल होते हैं। बस तुमने अगर कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं बच्चों को कहूँ कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो आप क्या करोगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर हो तो बच्चे जो है ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ये तो आरबीआई के साथ काम किया जाता है ना। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर है तो आप सरकार के खर्चों के बारे में बात करोगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में बात करोगे। तो बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? हाँ, वो मैं एक्चुअली समझ में तब आएगा पूरा जब दूसरा बताऊंगा ना, क्वालिटेटिव। तब क्वांटिटेटिव का मतलब होता है विच विल डिसाइड द क्वांटम। ठीक है, क्वांटम का क्या मतलब है वो देखो। जैसे मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो रेड वाले डॉट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रेड वाले जो डॉट है ना, ये क्रेडिट को शो कर रहे हैं। सपोज करो कितनी क्रेडिट है, जैसे सपोज करो पहले इतनी थी, 6 डॉट थे, मतलब ये 1 यूनिट है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ क्वांटम का मतलब। 1 2 3 4 5 6, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने डॉट है? 6, यानी 6 यूनिट क्रेडिट है सपोज करो। अब
क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटम बढ़ा देना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए। अब कितने डॉट हो गए टोटल? 12 यूनिट। यानी ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी में सब जगह पे क्रेडिट बढ़ गई। ये तो होता है क्वांटिटेटिव। दूसरे कौन से थे? सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव, जो भी मैं समझाऊंगा। उसमें क्या होता है? डायरेक्शन डिसाइड होती है बेटा। डायरेक्शन मतलब हमें यूं लगता है कि ये हमारा एग्रीकल्चर का एरिया है, 6 डॉट तो इसी को मिलने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। 2 डॉट हम दे देते, 4 डॉट हम दे देते हैं जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए, और बाकी जनता के लिए 2। तो है तो यहाँ 12 डॉट होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, 10 यूनिट होगी, 15 यूनिट होगी या 20 यूनिट होगी, कितने यूनिट क्रेडिट होगी, ये तो डिसाइड कर रहा है क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि इन 12 के 12 यूनिट्स को हमें किस डायरेक्शन के अंदर एलोकेट करना है। एग्रीकल्चर में कितना लगाना है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना लगाना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कितना रिजर्व रखना है, लोगों की नॉर्मल जो कंज्यूमर जैसे हम एसी खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं क्रेडिट के ऊपर, उसके लिए अपने को कितना रखना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव मेजर्स। अब याद करो मैंने क्या कहा था, अगर तुम जिम जाते हो, रनिंग करते हो, योगा करते हो तो इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है। लेकिन अगर आपको पिंपल हो रखा है और आप केवल उसका इलाज करते हो, तो उसके लिए आप कोई क्रीम यूज करते हो या कोई मेडिसिन इनटेक कर रहे हो, तो वो सारे के सारे सेलेक्टिव कंट्रोल हुए। सेलेक्टिव कंट्रोल का मतलब किसी पर्टिकुलर एक एरिया में क्रेडिट को ज़्यादा या कम करना, ये। और जनरल मेजर मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी में जनरली कितना सारा क्रेडिट अवेलेबल है। आज तक समझ आई क्या बात? ओके, अभी और क्लियर होगा जब मैं आपको क्वालिटेटिव मेजर्स बताऊंगा तब। ध्यान रखना, एज अ सिटीजन ये सारी बातें हर किसी इंसान को पता होनी चाहिए। अब भले ही वो डॉक्टर है, भले ही वो इंजीनियर है, उसको पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन गवर्न करता है फिस्कल पॉलिसी और कौन गवर्न करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए आगे बात करते हैं। जनरल मेजर्स और सेलेक्टिव मेजर्स। किसी को याद है मैंने सबसे पहले इसमें क्या लिखवाया था जनरल मेजर्स और सेलेक्टिव मेजर्स में? यस, बिल्कुल। नंबर 1 पे क्या था? मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो समझिए। इसको सिंपल मैं भाषा में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ एसेट, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। अब जनरल पब्लिक जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा लेने जाती है, तो क्या जनरल पब्लिक में से गए हुए इंसान का मुंह देख के कमर्शियल बैंक उधार दे देती है क्या? नहीं देती। कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को कहती है, जिसको भी लोन चाहिए उसको कहती है कि हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आप सिक्योरिटी क्या देंगे? तो यहाँ एसेट की बजाय सिक्योरिटी बोलना ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है। इसको यूँ समझो, मेरे पास एक मकान है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए, ठीक। उसके पेपर्स मैंने यहाँ मॉर्गेज रखे कमर्शियल बैंक के पास। मैं एक मॉर्गेज लोन का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक। कितने की प्रॉपर्टी गई? 50 लाख। कमर्शियल बैंक का आदमी आएगा मेरे घर पे, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है। कितना वैल्यूएशन करता है? 50 लाख। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? 50 लाख। और अमाउंट ऑफ लोन होता है, मान लीजिए सैंक्शन 35 लैक्स। कितना हो रहा है अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन? कितना हो रहा है? 35 लैक्स। अब ध्यान से समझो, 50 लाख की एसेट का वैल्यू और अमाउंट ऑफ लोन कितना है? 35 लैक्स। तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 15 लाख का डिफरेंस हुआ। वो 15 लाख का जो डिफरेंस है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मार्जिन रिक्वायरमेंट। कितना परसेंट हुआ यहां मार्जिन रिक्वायरमेंट? अगर ध्यान से समझो तो कितना बोलोगे इस एग्जांपल में? 15% मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपको
क्रेडिट इंक्रीज करनी हो तो जवाब दो मुझे, मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ क्या करना चाहिए? अगर मैं इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ाना चाहता हूँ तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करेंगे तो क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे इंक्रीज होगी? आप इसको 10% कर दीजिए तो 50 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में कितना लोन जाएगा? फिर 45 लाख का चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 10% ही रहा ना, 45 लाख का लोन चला जाएगा अगर आप इसको 10% कर देते हो तो। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाता है तो क्रेडिट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग डिसाइड हो सकती है। ठीक है, हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग डिसाइड हो सकती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। कैसे डिसाइड होगी? कि जिस एरिया में आपको क्रेडिट को इम्प्रूव करना है, किसी एरिया को आपको डेवलप करना है, उसमें आपको क्रेडिट बढ़ाना है, उस एरिया में प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप उस एरिया में क्रेडिट को बढ़ाएं। तो उस एरिया के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दीजिए, और जिस एरिया में क्रेडिट कम करनी है उस एरिया में मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप इंक्रीज कर दीजिए। तो जिस एरिया में क्रेडिट बढ़ाना है, कम करना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई डाउट है मार्जिन रिक्वायरमेंट में तो बोलिए। देखो, सिक्योरिटी का मतलब मैंने तो एग्जांपल दिया मकान का है ना, खाली मकान नहीं हो सकता, आपके पास शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, तो भी ऐसा हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका स्टॉक जो है, स्टॉक के अगेंस्ट में भी लोन लिया जा सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन, यानी यहाँ से यहाँ लोन गया, अब लोन गया तो बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी भी तो देनी पड़ेगी, तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की गई। मेरे पास सिक्योरिटी मतलब मैं लोन के बदले में इनको सिक्योरिटी क्या जमा करवा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मकान था, तो इन्होंने कहा दे दो, हम रख लेंगे, हमने इनको दे दिया मकान के प्रॉपर्टी के पेपर। क्या मतलब है इसका? कि कल को मैं ये 35 लाख ना चुका पाऊँ तो मेरा मकान बेचो और उससे पैसे आप वसूल कर सकते हो, ये है सिक्योरिटी। तो हमने 50 लाख का इधर सिक्योरिटी दिया, बदले में लोन आया 35 लाख। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अभी मार्जिन कितना है? 15% था। अगर आप इसको 25% कर देते हो तो क्रेडिट कम हो जाएगी, इसको 15 से 5% कर देते हो तो क्रेडिट बढ़ जाएगी। ये है सिक्योरिटी। कोई भी लोन जो इशू होता है वो ऐसे नहीं होता है, आपको उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी देनी पड़ती है। या अगर मान लीजिए आपको रेगुलर सैलरी मिलती है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से, तो आपकी रेगुलर इनकम अच्छी नज़र आएगी, उसके बदले में भी आपको लोन मिल सकता है। उस पर भी हम आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे। दूसरा किसी को याद है मैंने क्या लिखवाया था सेकंड पॉइंट मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद? बेटा क्या लिखा है अपन ने? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये वाला पॉइंट। ये भी ध्यान से सुनना, क्या होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब समझना। सपोज करो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपकी सैलरी है कितनी महीने की? 40,000 रुपीज़। आपके अकाउंट में 40,000 रुपया हर महीने आता है। अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल एक तरह से, तो आपको इजीली समझ में आएगा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है। भाई सरकार पहले ये कहती थी कि एक आदमी को अगर 40,000 रुपया हर महीने मिलता है तो उसको आप उसकी 50% सैलरी का 20 गुना लोन दे सकते हो। कितना? 50% सैलरी का 20 गुना लोन दे सकते हो। तो 40,000 की 50% सैलरी कितनी होगी बेटा? 20,000। ठीक है, हुई क्या नहीं हुई? और उसका कितना गुना लोन दे सकते हो? 20 टाइम्स। ये फॉर्मूला था सरकार का। कितनी अमाउंट होती है? 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आता है? 4 लाख रुपए। समझ गए बात को? तो आप कितने की क्रेडिट ले सकते हो? 40,000 की सैलरी पे 4 लाख रुपए का आपको क्रेडिट मिल सकता है। अब सरकार क्या करती है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब यह है कि ये जो मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन है ना आपके लिए लोन की, इसको कम ज्यादा करना। अब सरकार चाहती है क्रेडिट बढ़ाना, तो सरकार कहती है इसको 25 गुना कर दो। अभी तो 20 है ना, इसको 25 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स मल्टीप्लाई 20,000, 5 लाख होगा कि नहीं होगा? 5 लाख रुपए का लोन आपको इशू हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट अगर तुम जाओगे ना
और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है कोविड से पहले वाले टाइम में आपको 4 लाख ही लोन मिल रहा हो, लेकिन अभी आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को कंसिडर किया है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी सेक्टर में लोन की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है, इसको एक और एग्जांपल से समझो। मैं फार्मर्स का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारी पॉलिसीज में फार्मर्स के लिए स्कीम्स तो बहुत है। फार्मर को कल तक ये थी, मान लीजिए मैक्सिमम लिमिट लोन की कितनी, 3 लाख रुपए। अब सरकार चाहती है फार्मिंग सेक्टर जो है वो इंप्रूव हो, क्रेडिट बढ़ाएं, तो सरकार ने रैशनिंग ऑफ क्रेडिट किया या मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज किया, मैक्सिमम लिमिट कर दी 5 लाख। तो कल तक आप 3 लाख का लोन ले सकते थे, अब एक फार्मर कितने का लोन ले सकता है, 5 लाख रुपए का लोन ले सकता है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से हमारा घर का बना हुआ प्रोडक्ट बाहर ज़्यादा जा रहा था, और सरकार किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपोर्ट को कम करना चाहती है, एक्सपोर्ट को कम करना चाहती है ताकि वो प्रोडक्ट बाहर ना जाए और हमारे देश में ही कंज्यूम हो, क्योंकि हमारे देश में ज़रूरत है और हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सरकार उस एक्सपोर्ट को डीमोरलाइज करना चाहती है। एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट को डीमोरलाइज करने का मतलब वहाँ पे क्रेडिट को क्या कर दो, कम कर दो। और वहाँ पे क्रेडिट कम करने का तरीका क्या होगा, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वो लगा दो वहाँ पे। तो कल तक मान लीजिए उस एक्सपोर्ट एरिया में सरकार ने कहा था कि आप मैक्सिमम लोन 10 लाख लेके ये काम कर सकते हो। अब सरकार कहती है नहीं, अब ये लिमिट कम कर देते हैं, मतलब आरबीआई कहती है लिमिट कम कर देते हैं, और कितनी कर देते हैं, 4 लाख कर देते हैं। तो ऐसा होते ही उस एरिया में क्रेडिट कम हो जाएगी, और क्रेडिट कम होने का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन वहाँ पे कम होगा, या हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंडिया के मार्केट के अंदर बेचेंगे, ये होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है उसके ऊपर। जिस एरिया में भी आपको क्रेडिट बढ़ानी है वहाँ पे आप राशनिंग का यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कम करनी है वहाँ पे राशनिंग का यूज़ कर सकते हो। रूटीन लाइफ में आपसे जुड़ा हुआ एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होती है, सरकार का एक फॉर्मूला होता है जिससे मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड होती है। तो अगर बढ़ाना है तो इस फॉर्मूले में चेंज कर दो, बढ़ गया। कम करना है तो इसको 10 गुना कर दो। अगर कम करना हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, तो कितने का लोन मिलेगा, खाली 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ये बोलो कोई डाउट रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में किसी को भी? नॉर्मली हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी। जब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सपोर्ट करना, ज़्यादा एक्सपोर्ट होना अच्छी बात है हमारे देश के लिए। एक्सपोर्ट का अपना एक इफेक्ट आता है, इंपोर्ट का अपना एक इफेक्ट आता है। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट भी अच्छे नहीं है, ज़्यादा इंपोर्ट भी अच्छे नहीं है, दोनों बातें आपको समझ में आएगी। नॉर्मली हम सोचते हैं कि रुपया स्ट्रांग हो जाएगा तो अच्छी बात है, रुपया अगर डॉलर के बराबर आ जाए तो अच्छी बात है, ऐसा दिमाग में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। तो हमारी जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को चेंज किया जाता है। किसी को तीसरा पॉइंट याद है कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अलावा क्या लिखा था? नंबर 3 पे था बिल्कुल मॉरल प्रेशर। क्या है मॉरल प्रेशर वो समझिए। ये आरबीआई इन कमर्शियल बैंक के साथ टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी और भारत सरकार की पॉलिसी शेयर करती है। जैसे अभी पॉलिसी है ज़्यादा लोन दो, खूब लोन दो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब भी आप लोन लेने जाते हो तो बैंक्स के अपने फॉरक्लोजर चार्ज होते हैं, लोन लेने के चार्ज होते हैं, लोन बंद करवाने के चार्ज होते हैं, प्रोसेसिंग फीस जिसको बोलते हैं, लोन लेने की प्रोसेसिंग फीस। तो हो सकता है जब इकोनॉमी में क्रेडिट कम करने की ज़रूरत थी उस वक्त प्रोसेसिंग फीस भी हाई थी, उस वक्त आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, उस वक्त आसानी से मैनेजर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता था, कई फॉर्मेलिटीज़, प्रोसेस बहुत टिपिकल था। लेकिन अभी मान लीजिए कोविड की वजह से या किसी और क्राइसिस की वजह से सरकार चाहती है और आरबीआई चाहती है क्रेडिट को इंक्रीज करना। तो ये आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ टाइम टू टाइम इनको सर्कुलर इशू किए जाते हैं, इनको गाइडलाइन इशू की जाती है, आरबीआई इनके साथ कॉन्फ्रेंस करती है, मीटिंग करती है और इनको बताती है कि हमारी पॉलिसी क्या है और आपको उन सर्कुलर्स को, उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हमारी बताई गई पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, पेनलाइज किया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन लेंगे हम आपके खिलाफ, ये आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगी।
यानी ये इसके ऊपर प्रेशर बना रही है कि यहाँ पे क्रेडिट बढ़ानी है या कम करनी है, जो भी हमारी सिचुएशन होगी उस हिसाब से। तो एट प्रेजेंट अगर आप किसी भी, आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी देने को है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए लोन लेने के लिए, गवर्नमेंट वाले बैंक भी जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी आपको बहुत अच्छे से डील करेंगे, बहुत कम टाइम के अंदर। हो सकता है अगर आपके पास इस तरीके के प्रॉपर आपको सैलरी आ रही है, सपोज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अभी जाओ उसके अगेंस्ट में लोन लेने, 15 मिनट के अंदर आपका लोन अभी एट प्रेजेंट टाइम के अंदर पास हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी से क्रेडिट मिल जाएगी। और जहां हो सकता है 6-8 महीने साल भर पहले प्रोसेस फीस 15,000 थी, अभी हो सकता है 4-5 हज़ार की प्रोसेस फीस लगे। बैंक अपने चार्जेस कम कर देती है ताकि लोन लेना लोगों के लिए आसान हो। कम टाइम आए, बैंक में आधे घंटे में आपका लोन आपके अकाउंट में आ गया, और बहुत कम फीस के साथ, चार्जेस के साथ, और बिना किसी हेक्टिक शेड्यूल के साथ, मतलब आपको ज़्यादा चक्कर नहीं निकालने पड़े ये सब। तो ये इसका आरबीआई का इसके ऊपर मॉरल प्रेशर होता है कि आप हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको आप फेवर करिए, और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, पापा जी कौन है भाई? आरबीआई पापा जी है, इन्हीं की रूल चलता है, इन्हीं की पॉलिसी चलती है सारी की सारी, तो वो डायरेक्ट एक्शन होता है। बोलो बेटा, कोई कंफ्यूजन? मॉरल प्रेशर का मतलब है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई के अंडर में काम करना पड़ता है, इनकी गाइडलाइन के अंडर में काम करना पड़ता है। तो ये आरबीआई इनको ऊपर प्रेशर बनाएगी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी अभी ये है क्रेडिट बढ़ाने की, ठीक है? तो आप जनरल पब्लिक को बहुत इजीली लोन प्रोवाइड करिए, यूं समझेंगे बोले खुला लोन बांटो, ये इसको कहती है, ठीक है? मॉरल सुएजन बोलते हैं उसको, या मॉरल प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई का प्रेशर आना, गाइडलाइन इशू करना, सर्कुलर इशू करना, मीटिंग्स लेना इनकी, और इनको बताना कि इस एरिया में, इकोनॉमी में ये करो या ये करो, जो भी पॉलिसी रहती है उस हिसाब से। अगर ये करना है तो साफ साफ कहेगी कि इजीली लोन मत बांटो, थोड़ा सा भी डाउटफुल केस हो लोन मत दो, रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दो, इजी लोन नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये मॉरल प्रेशर है, ठीक? और अगर ये कहता है कि आप अगर हमारे सर्कुलर और के अगेंस्ट चले जाते हो, आप हमारी बात के अगेंस्ट जाते हो, तो लीगल टर्म्स में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरबीआई का एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कानून है, उस कानून के अंदर इनको रजिस्टर होना पड़ता है। उस कानून के अंदर आरबीआई के पास पावर है इनको पेनलाइज करने की। हो सकता है आरबीआई मैक्सिमम क्या कर सकती है, हो सकता है उस बैंक को ही बंद करवा दे आरबीआई, क्या आप बैंक होने लायक ही नहीं हो, ऐसा भी कर सकते हैं, समझे? तो इसलिए मॉरल, जब ये पापा जी है, ये कंट्रोल करने वाला है तो मॉरल प्रेशर है, ये रेगुलेट करने वाला है तो मॉरल प्रेशर तो बना सकता है, और काम ना करने पर डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। बोलो, समझ में आई क्या बात? एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको नंबर 5 पे, बताया नहीं बताया, शायद डायरेक्ट एक्शन नहीं बताया था आपको। नंबर 4 पे मैंने उस वक्त तुम्हें बताया था कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। क्या लिखा है? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसको समझने की कोशिश करिए आप, ये क्या है? देखो, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में यूं है, आपको एक टेलीविजन पसंद आता है 1 लाख रुपए का, ठीक? मैं 2 कंडीशन लेता हूं, एक तो ए कंडीशन लेता हूं और एक बी कंडीशन। डाउन पेमेंट मतलब एक बार कितना पे करना है सबसे पहले? तो पहले कंडीशन क्या थी? ए कंडीशन में कि 10,000 रुपए का डाउन पेमेंट करो, ठीक है? 10,000 का डाउन पेमेंट किया, पीछे कितना बचा? 1 लाख में से 10,000 तो चला गया, पीछे कितना बचा? 90,000। उस 90,000 को सरकार ने कहा है, या मतलब जो भी आपकी फाइनेंस कंपनी है वो कहती है कितनी इंस्टॉलमेंट में पे कर देना? 15 इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। 15 इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय, एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई बेटा? 6,000 रुपये महीने की हो गई। यानी अगर आपको 1 लाख रुपए का टेलीविजन खरीदने जाना है मार्केट में, तो आपको कितना रुपया जेब में लेके जाना है? सिर्फ 10,000। 10,000 रुपये आप उसको दे देना दुकानदार को। वहाँ जो भी फाइनेंस कंपनी वाला होगा, अलग अलग फाइनेंस कंपनी वाले होते हैं, बजाज फिनसर्व वाला हो सकता है, बजाज फाइनेंस हो सकता है मतलब, और एचडीबी हो सकता है, एचडीएफसी की सिस्टर कंसर्न है वो हो सकती है, और कोई दूसरी कंपनी हो सकती है, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है। तो वो फाइनेंस कंपनी वाला कहता है आपको 10,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दो और टीवी घर ले जाओ। पीछे बचा 90,000 रुपया, 90,000 जो है वो आपको 15 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी हर महीने आपको अपनी जेब से 6,000 रुपये देने हैं। एक तो ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन कहती है डाउन पेमेंट इज 30,000,
ठीक। और पीछे कितना बचा? 70,000। 70,000 आपको मतलब यूँ समझ लो लगभग 6 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 28 करता हूँ, मान लो डाउन पेमेंट हो गया 28,000, पीछे कितना बचा? 72,000 बचा। 72,000 आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 6 इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 12,000 रुपए की होगी। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपके लिए क्रेडिट पे सामान खरीदना ए कंडीशन में इजी है या बी कंडीशन में इजी है? ये बताओ। ऑब्वियसली, क्योंकि 10,000 रुपए लेके जाओ, प्रोडक्ट घर पे आ जाएगा, और 15 इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको पे करनी है, वो भी 6,000 की। लेकिन इसमें आपकी जेब में 28,000 होना चाहिए पहला तो, और फिर हर महीने की इंस्टॉलमेंट भी बड़ी है 12,000 की। अब होता क्या है, देखो ये जो मैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों में 0% फाइनेंस है स्कीम है, मतलब ब्याज है ही नहीं। इंटरेस्ट वाली बात हम कर चुके हैं ना पहले, कि इंटरेस्ट रेट ROI कम ज्यादा होना, हम ये मानकर चल रहे हैं इंटरेस्ट मान लो 0% है, या इंटरेस्ट दोनों में कांस्टेंट है, हम ये मानकर चलते हैं, कुछ भी जो भी सिचुएशन है 0% ले लो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोसेस को मुश्किल बनाया गया। ठीक है। अब देखो कि अगर आप एडी की बात करो तो एडी में जो सबसे पहला फैक्टर होता है सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4 तरीके के होते हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल में क्या आता है? ड्यूरेबल में कार आएगी, लोग कार ऐसे खरीदते हैं। ड्यूरेबल में एयर कंडीशनर आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, टेलीविजन आएगा, वो भी ऐसे खरीदते हैं। बाइक आएगी, वो भी ऐसे खरीदते हैं। मैंने यहां इंटरेस्ट को लेकर नहीं समझाया तुम्हें। जो चाणक्य ने कहा कि सर इंटरेस्ट की बात है, वो भी बहुत मैटर करती है। अभी आप अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, महंगा प्रोडक्ट, कोई ₹1,00,000 का, ₹2,00,000 का कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, और उसका EMI ऑप्शन देखना, तो EMI ऑप्शन में वो बताएगा कि पहले अगर 3 EMI में प्रोडक्ट खरीदते हो तो 0% इंटरेस्ट है, 6 EMI चाहिए तो 5% इंटरेस्ट लगेगा, 12 EMI चाहिए तो 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है, EMI पे भी ब्याज लगता है। मैं यहाँ इंटरेस्ट का एलिमेंट इसलिए नहीं घुसा रहा हूं, वरना कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड होती है आज के टाइम में, आज का जो सिनेरियो है, लोग क्रेडिट पे खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली कोई मौका आता है तब, जैसे दिवाली का टाइम है, ईद का टाइम है, त्योहार का टाइम है, जब अक्सर इंडिया में लोग बहुत खर्चा करते हैं। तो अभी आप जहां कहीं भी जाओगे आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल होगी, और लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं दीपावली के ऊपर। ठीक है। नॉर्मली गोल्ड भी खरीदते हैं, सिल्वर भी खरीदते हैं, और ड्यूरेबल आइटम्स बहुत खरीदते हैं। और दूसरा, कंपनियां जो है वो सेल और का लालच भी तो देती है ना अपने को, अमेजोन बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट, है ना, ये इस तरीके के ऑप्शन भी आते हैं। तो अगर सरकार ने फाइनेंस कंपनीज को, क्योंकि उसको भी RBI गाइड करती है, अगर पॉलिसी मुश्किल बना रखी है तो फिर भैया मार्केट में क्रेडिट कम होएगी, डिमांड कम होएगी। ठीक है। और हो सकता है एक आदमी के लिए ये लोन लेना आसान हो और ये लोन लेना आसान नहीं हो, तो वो अगर ये ऑप्शन मिलता है तो वो नहीं जाएगा, और ये ऑप्शन मिलता है तो वो चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं, वो तो है। देखो RBI की 2 तरीके की पॉलिसी होती है। RBI के 2 सिस्टम होते हैं, अगर RBI को पढ़ोगे तो। मैं टेक्निकल नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल समझा रहा हूं। एक तो मैंने कह, मान लो मैं RBI हूं, तुम कमर्शियल बैंक हो, एक मैंने कह दिया ये करना है, करना ही पड़ेगा, ऐसा ही होगा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। एक मैं तुम्हें सजेशन देता हूं कि ये इस तरीके का रहना चाहिए, समझ गए? या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये रेंज रहनी चाहिए, तो उस रेंज में आप कहीं पे भी, एक कंपनी इस रेंज में शुरुआत में, इस कंपनी एक दूसरी कंपनी उस रेंज के एंड में, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो एक तो होता है मैंडेटरी, कंपलसरी होता है एक तो, कि ये तो मानना ही पड़ेगी RBI की बात, और एक होता है जो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यूं। तो जब RBI की पॉलिसी जाती है ना कमर्शियल बैंक के ऊपर या दूसरे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, जहां पे वो उसके ऊपर गाइडेंस देती है या प्रेशर बनाती है, तब कंपनीज अपनी पॉलिसी चेंज करती है। अब यहां पे ना कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया क्या कि सर ये बड़ी गजब की बात है, 1 लाख का टेलीविजन था, मान लो 0% फाइनेंस की बात करते हैं, कि सर मैं कैश दे के खरीदूं तो भी 1 लाख रुपए, और मैं फाइनेंस पे खरीदूं तो भी 1 लाख रुपए। तो कोई बता सकता है कि ऐसा कैसे कंपनियां फायदा कैसे कमाती है उसके अंदर? ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात हो गई, सब्जेक्ट से हटके बात हो गई। बताओ, हाँ बोलो। मैं समझा नहीं, वापस बोलो, क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल नहीं, वो ठीक है क्रेडिट। मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी कह रही है कि तुम अब एक बार ये सब भूल जाओ। हाँ, कंपनी कह रही है कैश दे दो 1 लाख में ले जाओ, वरना कंपनी कह रही है 10,000 रुपए 10 महीनों में दे देना। ठीक, तो बिल्कुल सबसे पहली बात तो जो बजाज साहब ने कही वो सही है कि सर 1 लाख में सीधा नहीं खरीदता, 1 लाख का मैं सीधा खर्च नहीं करता, लेकिन जब मेरे को क्रेडिट पॉलिसी मिली तो मैं सीधा 1 लाख का टेलीविजन ले आया। तो एक तो जब आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आपकी डिमांड हाई होती है, क्योंकि डिमांड में क्रेडिट फैसिलिटी का भी तो मैटर करता है। दूसरी एक बात समझना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि भाई ऐसा है कि जो फाइनेंस कंपनी होती है, जैसे मान लो आपने टेलीविजन जो पसंद किया वो सैमसंग का है और फाइनेंस कंपनी है मान लो हाँ बजाज, नहीं टैक्स से नहीं रिलेट करेंगे। देखो सैमसंग कंपनी और बजाज, इन दोनों के बीच में आपस में टाई अप होता है। अभी आपने सुना होगा, कल परसों के न्यूज़पेपर में था, अमेज़न के साथ कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये जो फाइनेंस वाले सर्विस प्रोवाइड करती है बजाज, भाई तुम कंपनी को 1 लाख का पेमेंट कौन कर देगा? हाथों हाथ पेमेंट चला जाएगा बजाज से कंपनी को, सैमसंग को 1 लाख का, और आपको क्रेडिट मिल गई 10-10 हज़ार रुपए की, आप हर महीने आप बजाज को प्रोवाइड करवाओगे। तो सैमसंग और बजाज की डील हो गई कि बजाज के जुड़ने की वजह से आप खरीदने लग गए क्योंकि क्रेडिट पे मिल रहा है। तो इनके बीच में डील हो गई कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा प्रोडक्ट का, उसका एक हिस्सा बजाज को मिलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके हिसाब से। कंपनी की सेल बढ़ी, बजाज कंपनी का फाइनेंस का काम बढ़ा, ये बेनिफिट होता है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा मार्जिन होता है। दूसरी बात और सुनना ध्यान से, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% फाइनेंस की स्कीम नहीं होती है। जिसका कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है ना सबसे ज्यादा, उस एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी कहती है 0% फाइनेंस। हो सकता है एक पास में टेलीविजन और लगा हुआ हो जो 0% फाइनेंस पे ना मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पेसिफिक मॉडल्स जो है केवल उसके ऊपर 0% फाइनेंस है, बाकियों के ऊपर नहीं है, ऐसा हो सकता है। दूसरा और ध्यान से सुनना, आपने मोबाइल फोन लिया, एक ये और एक ये 64 GB का है, ठीक, और ये है मान लीजिए 128 GB का। आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है? नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। कंपनी कहती है 64 GB के लिए आपको 60,000 देना पड़ेगा और 128 GB लेते हो तो आपको 70,000 देने पड़ेंगे। तो आपको लगता है क्या 64 GB के लिए 10,000 रुपए कंपनी ने खर्चा किया है? नहीं किया। अब होता क्या, आप बैंक में गए, बैंक में क्या, आप दुकान पे गए, आपने ये मोबाइल फोन लेना है 60,000 वाला, 64 GB वाला। अब कंपनी कहती है यार फाइनेंस पे ले लो ना, और फाइनेंस पे जब लेना ही है तो 60,000 क्यों 70,000 खर्च करो ना। भाई देखो मुझे कैश देना पड़ेगा तो मुझे सीधा 60,000 देना पड़ेगा, और वरना 70,000 देना पड़ेगा, हाथों हाथ 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट पे मिल रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, 2 इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे कर दूंगा यार। यहां 12 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा था, यहां मैं 14 इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा और मैं 128 GB का लेके आऊंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त जब मैंने फ्रिज खरीदा था, 270 लीटर बहुत था, और मैं कौन सा परचेज करके लाया, 330 लीटर का फ्रिज परचेज करके लेके आया। फाइनेंस पे लेके आया, इसलिए फाइनेंस वाले यूं बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस बढ़ा है या मोबाइल फोन का जो प्राइस बढ़ा है एक मॉडल से दूसरे मॉडल पर या एक मॉडल से दूसरे मॉडल पर, वो उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ी जितना इन्होंने प्राइस बढ़ा रखा होता है। अब ये रेफ्रिजरेटर मेरे को पड़ा था उस वक्त शायद 36,000 का, और ये अवेलेबल था तकरीबन 30,000 या उससे कम में अवेलेबल था। तो ये जो इतनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो रेस्ट ऑफ कैपेसिटी जो बढ़ी है उसके ऊपर इतनी कॉस्ट लगती नहीं है कंपनी की। तो ये कंपनी का इस प्रोडक्ट के बजाय इस प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा होता है, इसकी बजाय इसमें कंपनी का ज्यादा फायदा होता है। तो यहां पे अगर आप फाइनेंस करवा लेते हो तो इन दोनों कंपनियों को, जो बेचने वाली है और बजाज कंपनी, इन दोनों को फायदा होता है। ये इस तरीके के इनके बीच की सेटिंग चलती है। और भी जो मेन प्रोडक्ट होते हैं केवल उनके ऊपर प्रोवाइड की जाती है, बाकी प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, ठीक। और इसको भी मॉनिटर करती है आरबीआई। ये जो तुम्हारी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वाली बात है ना, इसको भी गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है। हाँ जी, इसके ऊपर मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो कोई डाउट है आज की क्लास में तो बोलो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं आपकी।